लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट है, ग्लास की एक प्लेट है इस तरह से, और ये इस तरह से बनी है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट की शक्ल की है। मैं इसे ट्राई कर रही हूँ कि मुझसे ये अच्छी बन जाए। इस तरह से ये ग्लास प्लेट है, और इस ग्लास प्लेट के ऊपर जो है रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट है। हम इसे इस तरह से इस ग्लास प्लेट के साथ करते हैं कि जैसे कि लेट्स सपोज ये ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस लगा देते हैं, यानी कि इस तरह से लाइंस लगाते हैं कि उनके दरमियान जो है वो फासला बहुत ही कम रह जाए, और जो फासला रह जाए वो नॉन ट्रांसपेरेंट हो। यानी कि इस ग्लास शीट को या ग्लास की जो प्लेट है इसे डिवाइड कर लेते हैं बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस में, और ये जो लाइंस हैं ये एक्ट करती हैं एज अ स्लिट। और दो स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है चाहे वो बहुत ज़्यादा, और एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट में जो ये स्लिट्स की जो क्वांटिटी या उनकी जो तादाद होती है, जो एन होता है, वो 400 to 500 तक जाता है। यानी कि एक छोटी सी अगर कोई ग्लास प्लेट है तो उसे भी इतना डिवाइड करते हैं कि उसके ऊपर ना किसी चीज़ से मार्क करते हैं लाइंस को, और वो लाइंस इस तरह से मार्क करते हैं कि उनके दरमियान जो थोड़ी सी स्पेसिंग या जो उनके दरमियान जो फासला रह जाता है ना वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है या कम। बल्कि इस तरह से इसको इतना अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जितने चाहे 400 से 500 तक लाइंस भी इसके अंदर आ जाएं, लेकिन हर दो लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस रहता है वो स्मॉल डी ही रहता है। और इस डिस्टेंस को अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना हो, लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि ये मेरी स्लिट ए है और ये बी, इसके दरमियान मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और आपकी जो ग्लास प्लेट है लेट्स से कि इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है या 1 मीटर है, इतनी इसकी लेंथ है, 1 मीटर कर लेते हैं, ये 1 मीटर इसकी लेंथ है, और उसके ऊपर 400 से 500 तक जो है मार्क की हुई है स्लिट्स, यानी लाइंस को मार्क किया हुआ है। हम लोग ने बस सपोज किया है। ये चीज़ तो कंफर्म होती है कि एक ग्लास प्लेट के ऊपर तकरीबन 400 से लेकर 500 तक लाइन ज़रूर होती हैं, लेकिन इसकी लेंथ को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट्स से कि 1 मीटर है, और मुझे जो है वो ई और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि डी का जो डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है, इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि इसकी जो लेंथ है, ये जो ग्रेटिंग प्लेट है हमारी, इसकी लेंथ को हम इसकी टोटल नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस डी निकल आता है। और ये जो डिस्टेंस डी आता है इसे हम लोग ये भी कहते हैं कि ये ग्रेटिंग एलिमेंट है। ये हमारे पास जो है वो ग्रेटिंग एलिमेंट है, इसे हम लोग कहते हैं कि ग्रेटिंग एलिमेंट है। ये किस तरह से मालूम होता है कि जो हमारी ग्लास प्लेट है, ग्रेटिंग प्लेट है, उसकी जितनी लेंथ है उसको उसकी टोटल नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड कर दिया जाए जो उसके ऊपर मार्क की जाती है। अब हम क्या करते हैं, इस ग्लास प्लेट के सामने एक सोर्स रखते हैं, और जो सोर्स हम लोग यहाँ रखते हैं उस सोर्स की कंडीशन ये होती है कि वो मोनोक्रोमेटिक होता है, यानी ऐसा सोर्स जो कि एक वेवलेंथ पर मुश्तमिल हो, यानी कि ये मोनोक्रोमेटिक है। ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स आ गया, हमारे पास हमारी प्लेट भी तैयार है। तो अब हमें काम ये करना है कि हम लोगों ने इसकी लाइट्स को इसमें से पास करा के देखना है कि इसमें जो है डिफ्रैक्शन किस तरीके से होती है, और वेव्स का हम लोगों को पाथ डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है एक बाकायदा फार्मूले के थ्रू कि हम किस तरह से इसका पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं अगर कोई लाइट जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास हो, यानी ऐसी प्लेट में से पास हो जिसके ऊपर ग्रेटिंग की गई हो। जैसे कि ये हमारी एक ग्लास प्लेट थी, इसके ऊपर हम लोगों ने ग्रेटिंग कर दी, तो ये अब हमारी ग्रेटिंग प्लेट बन गई। लेट्स सपोज कि हमारा जो सोर्स है उसमें से हमारे पास जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो इस तरीके से है, वो पैरेलल लाइट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब इसे जब हम लोग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास करेंगे तो हमें मालूम है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से जब हम लोग पास करते हैं तो इसके अंदर तो छोटी छोटी स्लिट्स हैं। इसका मतलब है हर स्लिट के थ्रू इन वेवलेंथ को है पास करना पड़ेगा, मतलब गुजरना पड़ेगा इन स्लिट के दरमियान जो फासला है उससे। अब जब ये वेवलेंथ इधर से पास करती हैं, हर स्लिट के एज से पास करती हैं, तो ये इस तरह से बेंड हो जाती हैं। जैसे कि अगर ये ब्लू लाइट है, ये इस तरह से बेंड हो जाती है। मुझे इसे थोड़े से ना कलर से रिप्रेजेंट करना चाहिए, कोई बात नहीं, हम इसे कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि समझने के लिए आसानी हो जाए। लेट्स से कि हमारी पहली रे आ रही थी, ये ग्रीन रे है, इसे ए का नाम दे देते हैं। जब ये स्लिट में से पास करेगी तो थोड़ा सा बेंड कर जाएगी इस तरीके से। अब हम एक रे बी ले लेते हैं। जब एक रे बी लेंगे तो ये हमारी रे बी है। ये रे बी भी जब यहाँ पर पहुंचेगी तो इसके एज से ये इस तरह पे डिफ्रैक्ट हो जाएगी,
इसी तरह हमारी जो रे सी आएगी, रे सी भी इस तरह से यहाँ से आएगी और यूं डिफ्रेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली हमारी रे डी, लेट्स से कि यहाँ पे एक डी रे भी आएगी और डी रे इस एच से चली जाएगी। इसके दरमियान भी एक रे आ सकती है जो कि इस एच से इस तरह से चली जाए, इसे हम लोग डी कह देते हैं और इसे हम लोग ई कह देते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो रेज हैं वो आती चली जाएंगी और इस पॉइंट से जो है वो डिफ्रैक्ट होकर इस तरह से गुजर जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जिस तरह से अब तक हम लोगों ने जो है वो डिफ्रैक्शन थ्रू नैरो स्लिट में किया था। जैसे कि हम लोगों ने वेव्स के आगे एक कन्वेक्स लेंस रख दिया था ताकि लाइट की जो रेज हैं इसमें से पास हो जाए और एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाए। ये हमारी स्क्रीन है, उसके ऊपर एक पॉइंट के ऊपर वो हमारे पास आकर फोकस हो जाए। लेट्स से कि ग्रीन लाइट है, जब ग्रीन लाइट जो है इसमें से पास होती है तो वो इस तरह से एक पॉइंट पर आई होगी। सिमिलरली ये जो हमारी स्काई ब्लू लाइट है, जब ये इस पॉइंट पर पहुंची होगी, इसमें से गुजरने के बाद ये भी एक पॉइंट पर आ गई होगी। इसी तरह से ये हमारी जो पर्पल कलर की लाइंस हैं वो भी इसी तरह से डिफ्रैक्ट हुई होंगी। और इसी तरह से हमारी जो पिंक लाइट है, जब ये भी कन्वेक्स लेंस से गुजरती है, उसमें से पास होकर गुजरती है, तो इस तरह से ये जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। डिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे हमारे पास मर्ज हो जाती हैं। मुझसे कन्वेक्स लेंस कुछ ठीक तरीके से बन नहीं पाया, बल्कि ये थोड़ी सी इसके एजेस, यहाँ से जो लाइंस आएंगी और मजीद लाइंस वो इसके एजेस से भी क्रॉस मतलब टकराएंगी इस तरीके से, और यहाँ पर आकर एक पॉइंट पर जो है वो हमारे पास फोकस हो जाती हैं। और जिस पॉइंट पर फोकस होती हैं उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर जो है वो ब्राइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस, सिमिलरली जिस तरह बाकी तरीकों में हम लोग करते आए हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो ब्राइटनेस और डार्कनेस प्रोड्यूस होती हैं। हो सकता है कि जिस पॉइंट पर इन सब रेज ने आपस में आकर जो है वो फोकस किया हो, वो ब्राइटनेस हो या डार्कनेस, वो कुछ भी हो सकता है। वो जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि अगर सी और एफ की बात हो रही है या सी और डी की बात हो रही है और ये दो रेज आपस में इंटरफेरेंस करती हैं, तो पता चल जाता है कि इनमें आया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब यहाँ देखा जाए तो हर स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम लोगों ने कहा था ये स्मॉल डी है, यानी कि इस स्लिट के दरमियान या इस स्लिट से इस स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास वो डी आ रहा है, यानी कि हर स्लिट की जो लेंथ है तकरीबन आप वो डी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो आपका डिस्टेंस आएगा वो डी ही आएगा। अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ पर गिराऊं, इसे मैं ई कह देती हूँ, और जो कंसिडर है वो बस इतने से पार्ट को करूं, यानी कि इस तरीके से कि मैं इस तरह से कर रही हूँ कि ये मेरा डी है और ये एफ, और ये मैंने परपेंडिकुलर गिराया है, ये एंगल, और ये इस तरह से एफ बन गया। तो इसका मतलब है, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, तो मैंने कहा है कि हर स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस आता है वो स्मॉल डी है। इसका मतलब है कि मेरा जो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस डी है, अगर मैं पूरी इस रेक्टेंगल इसको भी कंसीडर कर लूँ तो भी डी ही आएगा, लेकिन बजाय इसकी कि मैं इस पूरी ही ट्रायंगल को कंसीडर करूँ, मैं सिर्फ छोटे से पार्ट को कंसीडर कर लूँगी, क्योंकि जो काम इस छोटे से पार्ट में होना है वही काम पूरी की पूरी ट्रायंगल में भी होना है। अब देखा जाए तो ये वाला पार्ट वही है जो हमारा था परपेंडिकुलर, ये चीज़ हमारी हाइपोटेन्यूज ही रहेगी और ये चीज़ हमारी बेस ही है। फिर वही बात आ जाती है कि जो हमारा साइन थीटा है वो हमारी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। ये बात अब तक हमें याद हो जानी चाहिए कि ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा की रेशो ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की जो है वो रेशो चाहिए होती है। डी और एफ जो है, यानी कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो स्मॉल डी है, चूंकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, और जो परपेंडिकुलर है ये हमारा डी और एफ के इक्वल है। इसे मुझे यहाँ लिख देना चाहिए कि ये हमारा डी और एफ के इक्वल है। तो इस तरह से मैं लिख सकती हूँ कि d उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो मेरे पास d साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी एफ आ गया। यहाँ पर फिर वही बात आ गई सी एफ वाली कि जो डी एफ है ये हमारा पाथ डिफरेंस है। तो इस केस में मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो हमारा पाथ डिफरेंस निकलेगा वो पाथ डिफरेंस d साइन थीटा के इक्वल आएगा। और ये जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो इस केस में, चूंकि हर स्लिट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो एक ही डिस्टेंस है स्मॉल डी, यानी कि हर वेव दूसरी वेव से जो है वो लैम्डा डिस्टेंस के फासले पर है, तो मुझे कहना चाहिए कि मेरा जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के इक्वल है। इसका मतलब है लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा है। अगर तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर एन लैम्डा आ जाएगा जो कि डी साइन थीटा के इक्वल है, और अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो ये 1/2 इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा आ जाता है। और दोनों केसेस के लिए हमारा जो एन है वो 0 से लेके वेरी करता है एन नंबर्स तक। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं।
और साइन थीटा के लिए हम लोग एंगल रखते हैं, जैसे कि इसके दरमियान जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो इसके लिए आ जाएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करती तो यहाँ पर जो एंगल था वो बन जाना था। इसी तरह से मैं जिस दो लाइंस के दरमियान की बात करूंगी उनके दरमियान का एंगल मेजर कर लिया जाएगा और वो डी साइन थीटा की जगह यानी साइन थीटा की जगह वो एंगल पुट कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारे पास जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग निकल आता है, यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी जो पाथ डिफरेंस है वो डी साइन थीटा ही रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग थी, इस तरीके से लाइंस जो हैं वो आपस में मर्ज हो जाती हैं। इसके अलावा ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, मुख्तलिफ इमेजेस है, इस तरह से हम लोग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं।